खेती में दो चीज़ें हैं, एक चीज़ दिखती है, एक चीज़ नहीं दिखती है। जो दिखती है आँखों से वो स्थूल जगत की माया है, जिसको आँखें मेरी देख पाती हैं। जब खेती की बात करेंगे तो यहाँ भी जो मेरी आँखें देख पाती हैं उसको मैं मन की आँखों से नहीं देखता हूँ। खेती की परेशानी बता रहा हूँ। मुझे धरती दिखती है, पानी दिखता है, पेड़ दिखता है, जलाशय दिखता है, चिड़िया दिखती है, लेकिन वो आँख से दिखती है, मन की आँखों से भावों के साथ मैं नहीं देखता। एक तो मिस्टेक ये हो रही है, और दूसरी जो सूक्ष्म जगत की माया जिसको आंखें देख ही नहीं पा रही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जब मैं स्थूल जगत की माया को ठीक से देख पाने में अब तक असफल रहा हूं, तो सूक्ष्म जगत की माया को मैं क्या देख पाऊंगा। इसीलिए वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान समय में ये जो खेती में जो जीवामृत की कहानी है, और आज की नहीं है, 50 साल 60 साल पहले, यानी कि जैसी हरित क्रांति आई, जैसे पेस्टिसाइड आए, जैसे मैकेनाइजेशन आया, वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि ये जो हरित क्रांति की कुछ पद्धतियां हैं उनके चलते सॉइल में कुछ सूक्ष्म जगत की माया में कुछ गिरावट आई है। तभी तो आपको राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया माइकोराइजा, ऐसी कहानी बताई गई। तो ये बायो फर्टिलाइजर क्या है? सूक्ष्म जगत की माया तो है। बायो फर्टिलाइजर क्या है? सूक्ष्म जगत की माया है, जिसको आज हम लिक्विड में लिए घूम रहे हैं। जाने कितनी बोतलें आप देख रहे हैं बाजार में, कंसोर्सिया, यानी कई सारे जीवाणुओं का कंसोर्सिया। इट मीन्स कि सूक्ष्म जगत की माया है, लोग मानते हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन फिर है यहाँ पर। देखिए, मैंने दो चीज़ें बताई और इस चीज़ पर मैं 18 साल पहले रिसर्च कर चुका। लिखा है संजीवनी खाद। ये संजीवनी खाद, और संजीवनी खाद कोई मेरी रिसर्च नहीं है, ये मैंने किताब पढ़ी थी गौग्रास सन 2001 में। तो गौग्रास किताब में मटका खाद की एक जिक्र था। उसको कुछ लोग संजीवनी बोलते हैं, कुछ लोग मटका बोलते हैं, कुछ लोग अमृत खाद बोलते हैं, नाम चाहे जो कुछ रख लो। और बड़े चमत्कारिक खाद है। खड़ी फसल में, खास करके जिसमें दवाएं ज़्यादा लगती हैं, वेजिटेबल में दवाएं, गेहूं में तो लगती नहीं ज़्यादा, चने मटर में तो लगती नहीं ज़्यादा, लेकिन आज सब्जियों में हर रोज़ आदमी जो है स्प्रे करता है। तो इसके मैंने ट्रायल किए। सब्जी के किसानों के लिए ज़बरदस्त संजीवनी है। मैंने संजीवनी का, जैसे वो आपने देखे थे ना, लक्ष्मण जी को संजीवनी हनुमान जी लाए थे, तो किसके लिए यूज करेंगे? सब्जी, फल, इन फसलों के लिए। क्योंकि सब्जी में बहुत पेस्टिसाइड लगता है, और इतना पेस्टिसाइड लगता है कि 30,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये प्रति एकड़। आप पता कर लेना, कोई किसान अगर सब्जी उत्पादक होगा तो पहचान सकता है, जान सकता है। इतने रुपए का मिनिमम 1 एकड़ में आप अगर टमाटर बो दें तो आप तय मानिए कि इतने रुपए का आपको पेस्टिसाइड डालना ही डालना है। अब आप बताइए, इतने रुपए का पेस्टिसाइड अगर डाला जाए और बाजार में रेट गिर जाएं उस फसल के, तो क्या हुआ? सत्यानाश। चलिए, बाजार में रेट नहीं गिरे और आपने इतना डाल करके पैदा कर लिया, जो आदमी खाएगा उसका क्या? तो ऐसे लोगों के लिए लागत घटाने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, संजीवनी खाद बनाइए। अब देखिए आप, संजीवनी खाद में नंबर 1 है क्या? गोबर ताज़ा।
गाय का या भैंस का कोई बंदिश नहीं है। नीम की पत्तियां, गुड़ और गौमूत्र। मात्रा देखिए, अगर किसी किसान के पास 1 एकड़ में सब्जी लगाया है, तो ये मानिए कि पूरी सब्जी की फसल में कम से कम 4 से 5 स्प्रे करने हैं इसके संजीवनी खाद में, और एक स्प्रे में हमको 20 लीटर संजीवनी चाहिए। कितनी? 20 लीटर हमको संजीवनी चाहिए। तो 5 बार अगर छिड़केंगे तो कितनी चाहिए? 100 लीटर संजीवनी चाहिए 1 एकड़ के किसान के लिए। अब 100 लीटर संजीवनी बनाने के लिए क्या है, देखिए आप, ये गोबर ताजा कितना आएगा? 20 किलो। नीम की पत्तियां 15 किलो। अगर निमौली मिल जाए तो निमौली सिर्फ 5 किलो। अगर पत्ती है तो 15 किलो, निमौली है तो 5 किलो। गुड़ कितना है? 3 किलो। गौमूत्र कितना है? 20 लीटर। अब कितना हो गया? 20 और 20 40 और 15 और 3 48, 52 लीटर पानी। 52 लीटर क्या? पानी मिला के इस ड्रम में आपको डाल देना है। गर्मियों में सिर्फ 7 दिन में बन जाएगी, सर्दियों में 15 दिन में बनेगी, क्योंकि टेम्परेचर से इसमें फर्मेंटेशन होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जल्दी होगा, टेम्परेचर कम होगा तो कम होगा। यहाँ ऊपर मैंने लिखा है एरोबिक जीवाणु। ये जो जीवामृत संजीवनी खाद है, सूक्ष्म जगत की माया की बात कर रहा है। तो देखिए, माइक्रोब्स पानी में भी हैं, ज़मीन में भी हैं, ज़मीन के ऊपर भी हैं, मेरे शरीर के अंदर हैं, मेरे शरीर के बाहर हैं, पेड़ के अंदर हैं, पेड़ के बाहर हैं। जो चीज़ें अंदर हैं, जो ज़मीन के अंदर है, उसको कहते हैं अनएरोबिक, वो लिखा है। और जो ज़मीन के ऊपर हैं, हमारी स्किन के ऊपर हैं, एरोबिक माने हवा में विचरण करने वाले। ये बार बार आते हैं, शरीर में बैठ जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर आते हैं, सस्पेंस में रहते हैं। धरती की अपर सरफेस पर खूब ढेर सारे हैं, मेरे शरीर में खूब ढेर सारे हैं, पेड़ पौधों में खूब ढेर सारे एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक मतलब जो ज़मीन के नीचे नहीं हैं। ये एरोबिक कभी डिकम्पोजिशन का काम नहीं करते हैं, इनकी कोई खुराक भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये आपके पसीने से काम चला लेते हैं। समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने मिट्टी नहीं डाली इसमें। यहाँ क्या है? गुड़ है, नीम है, गोबर है, मूत्र है, पानी है। एट्रैक्शन क्या है? माइक्रोब्स का। अगर इसे गुड़ माइनस कर दो तो संजीवनी नहीं बनेगी। फिर बता दूं आपको, बैक्टीरिया को एक बार आकर्षण देने के लिए, आकृष्ट करने के लिए यहाँ पर गुड़ डाला गया है। और अब हवा के माइक्रोब जो है विचरण करते हैं, उन्होंने देखा यहाँ कुछ मेरे लिए है, वहाँ बैठते हैं, बैठने के बाद डेवलप होते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, मरते हैं, कॉलोनी ठीक हो जाती है। इसको जब हम स्प्रे करते हैं फसल में, तो देखिए लाभ, जो इसमें माइक्रोब्स हैं, वो जो एरोबिक बैक्टीरिया डेंजर, जैसे मैंने बताया, ज़मीन में हानिकारक हैं, ज़मीन में लाभकारक हैं, जल में हानिकारक हैं, जल में लाभकारक हैं, हवा में लाभदायक हैं, और हवा में हानिकारक हैं। तो बैक्टीरिया के जो सूक्ष्म जगत की माया है, सब जगह ऑलवेज विद्यमान है। इसमें कुछ मेरे लिए बेनिफिशियल है, कुछ बेनिफिशियल नहीं। तो बेनिफिशियल जो है, जब आप क्रॉप में स्प्रे करेंगे तो बेनिफिशियल माइक्रोब्स वहाँ रुकेंगे। और अगर कोई नेगेटिव पैथोजन हवा में आ रहा था, जो काजल ऑर्गेनिज्म जो उसके खेत में झुलसा था, उसके खेत में फलानी बीमारी थी,
ऊ स्पोर जू स्पोर के माध्यम से उड़ करके आ रहा था, तो उसको एक कंट्रोल नंबर 1। ये जो नीम की पत्ती है, ये इस पत्ती में जब स्प्रे कर दिया तो नीम की पत्ती क्या जो इंसेक्ट हैं जो पत्ती खाते हैं, तो इंसेक्ट जब पत्ती खाने आया तो पत्ती नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी टेस्ट वैल्यू बदल गई। नीम की कड़वाहट उसको हल्का सा, आप समझोगे कि यार 15 किलो नीम की पत्तियों में 1 एकड़ ज़मीन में क्या होने वाला है। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दे दूँ, 1000 बारातियों के लिए सब्जी बनी हुई है। कितने बाराती हैं? सब्जी कितनी है? 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल हम 1 बूंद केवल मिट्टी का तेल डालेंगे, खाए कोई बाराती। समझ गए ना? वही कॉन्सेप्ट है कि जरा सी स्मेल उसके टेस्ट को बिगाड़ देती है, नीम उसके टेस्ट को बिगाड़ देती है, इंसेक्ट भी उस खेत को बाईपास करता है। फिर क्या है? गौमूत्र है और नीम की पत्ती है, गुड़ है, ये सब कुछ मिला के क्या है? एक हार्मोनल इफेक्ट है, जिसको ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं। पत्तियों में कितनी बढ़िया शाइनिंग आएगी, फलों में कितनी अच्छी शाइनिंग आएगी, और कितना फ्लावरिंग होगी, बढ़िया ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी, तो ग्रोथ प्रमोटर भी है। तो ये हुई संजीवनी खाद, राइट। यहाँ क्या है? एरोबिक माइक्रोब्स का खेल है। दूसरी तरफ है, ये है जीवामृत। देखिए जीवामृत में क्या है? यहाँ हम जंगल की मिट्टी लाए। जीवामृत में बिना जंगल की मिट्टी के जीवामृत नहीं बन सकता है। यहाँ अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो क्या है? जंगल की मिट्टी। अगर जंगल की मिट्टी लाने में चूक गए, जंगल की मिट्टी ऐसे जगह से ले आए जहाँ माइक्रोब्स नहीं थे, तो आपने तो 5 किलो मिट्टी डाल दी ड्रम में, गुड़ डाल दिया, आटा डाल दिया, पानी भर दिया, हिला रहे हो। उसके बाद फिर 15 दिन बाद हमको फ़ोन कर रहे हो, क्या सुजान साहब मैं तो जंगल से मिट्टी भी लाया था, देखे इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। उसमें होगा क्या? यहाँ खेल जंगल की मिट्टी प्राप्त करने का, उसमें अगर बेनिफिशियल माइक्रोब अच्छी खासी तादाद में थे तो डेवलप होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो जंगल की मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है उसका भोजन, गुड़ और आटा। जैसे मान लो कि जंगल की मिट्टी 5 किलो है और जंगल की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है 2%, तो 5 किलो मिट्टी में 2% माइक्रोब्स हैं। देखिए आप 5 किलो मिट्टी का वजन कितना हो गया? 5000 ग्राम, और 2% कितना हो गया इसमें? 100 ग्राम। इतना ही तो हुआ बेटा, है? देखिए आप 5 किलो जो मिट्टी है उसमें माइक्रोब जानते हो कितने हैं? 100 ग्राम, और 100 ग्राम भी माइक्रोब्स नहीं है। मैंने ह्यूमस बोला था ना, इस 100 ग्राम में कार्बनिक पदार्थ है और जिंदा जीव हैं और मरे हुए जीव हैं। तो 100 ग्राम में मैं मानता हूं कि हो सकता है 20 ग्राम जिंदा जीव हों। तो इस 200 लीटर के ड्रम में जिंदा जीव कितने डालें आपने? मात्रा के हिसाब से 20 ग्राम है, संख्या के हिसाब से अरबों है। अब इनको भोजन चाहिए, तो भोजन के लिए क्या हमने? गुड़ और आटा देंगे। अब यहाँ फिर कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी बाजार में बातें चल रही हैं। नहीं वो चने का आटा जरूरी, चने का आटा, उड़द का दोगे तो और अच्छा रहेगा। कोई कहेगा खली खिलाने से और अच्छा होता है। यार इतना बारीक मत सोचो। इनको खली खिलाओ, आटा खिलाओ, गुड़ खिलाओ, चीनी खिलाओ, सीरा खिलाओ, राब खिलाओ, सेव का छिक्कल, इसका छिक्कल, मतलब शुगर टाइप में कुछ चीज़ चाहिए, कार्बोहाइड्रेट टाइप में कोई चीज़ चाहिए। चावल का आटा, चने का आटा, मक्के का आटा, जो मर्जी हो वो। ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल विज्ञान है। आपका काम है, कुत्ता पाला है घर में तो उसको रोटी दो। रोटी आपको खुराक पता है किसी को कुत्ते की? नहीं पता ना। 2 रोटी मोटी बना के डाल लेते हो, वो आधी छोड़ देता है। रोजाना आप 2 डालते हो, आधी छोड़ देता है। जब आपने 2-1.5 डालना शुरू कर दिया तो फिर वो भूखा रह जाता है, उसकी मर्जी।
तो इनका कोई ऐसा नहीं है मतलब मैनुअली कि नापा जा सके। तो हमको क्या करना है, गुड़ और आटा डाल दिया, बस ये खा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। इसमें होगा क्या, ये देखिए सेल डिवीजन हो रहा है, एक सेल हुई ऐसे, ये पानी ये अपने मतलब की चीज़ एब्जॉर्ब करती है और ये थोड़ी सी बड़ी होती है, फिर ये ऐसे होती है, ऐसे होती है, दो, एक जीवाणु के दो बन गए, फिर ये 4 बन गए, फिर पीछे से ये डिस्ट्रॉय हो गई। तो सेल डिवीजन होता रहता है, सेल ब्लास्ट होती रहती हैं, फटती रहती हैं। तो जो फट जाती हैं उनको क्या कहते हैं, जीवांश। अब देखिए आप, हम ये जीवामृत क्यों बना रहे थे, क्योंकि जान रहे थे कि मेरे खेत में अब जीवाणु नहीं है, क्योंकि पहले गाय का गोबर इमीडिएट खेत में मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। जब मनुष्य खेत में शौच क्रिया के लिए जाता था तो वो भी 1-2 दिन में मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता था। अब हम देख रहे हैं कि ना गोबर मिट्टी में कन्वर्ट हो रहा है, ना मल मिट्टी में कन्वर्ट हो रहा है। जो गेहूं की, धान की, गन्ने की फसल काट लिए हो, उसका ठूंठ भी मिट्टी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मिट्टी में जीवाणु, जिंदा जीवाणु नहीं हैं। तो जिंदा जीवाणु कहाँ गए, मर गए, हमारी दूषित कृषि प्रणाली के कारण मर गए। तो जीवामृत के विज्ञान में हम कहते हैं कि अब हमें को खेत में जीवामृत डालना है। तो जीवामृत का क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट क्या था, जीवामृत का ऑब्जेक्ट क्या है, खेत में उन जीवों की पुनर्स्थापना कर दी जाए जो जाने अनजाने खत्म, इतनी सी बात है। अब उसमें इस बात की बैच छिड़ी है कि गौमूत्र डाला जाए, कि गोबर डाला जाए, चने का आटा डाला जाए, गेहूं का आटा डाला जाए, गुड़ अच्छा होता है, कि चीनी अच्छी होती है, चीनी में सल्फर होता है। जीवामृत बनाना नहीं शुरू हुआ, अभी तो बहस चल रही है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। बिल्कुल सामने आपका विज्ञान है कि जंगल से जीवाणु लाए, पानी में डाल दिए, उनको आटा और चीनी खिला रहे हैं। गुड़ मर्जी हो गुड़ खिलाओ, बेसन मर्जी हो बेसन मिलाओ। ये कहीं नहीं, ये नहीं जानता बेचारा कि ये गुड़ है या चीनी है, ये नहीं जानता ज्वार का आटा है कि बाजरे का आटा है। इसको तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में कुछ भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये आपने जीवामृत बना लिया, कितने दिन में बनेगा, इसको मैंने बताया कि संजीवनी खाद गर्मियों में 7 दिन में बन जाएगी, ठंड में 15 दिन की बन जाएगी। और फिर इसको आप 100 kg लीटर बनाना है और 5 स्प्रे करने, एक बार में 20 लीटर डालना है। 20 लीटर जब डालेंगे तो 20 लीटर में 80 लीटर फिर पानी मिलाएंगे, फिर उसको छन्ने से, बारीक कपड़े से छान लेंगे, क्योंकि आपको स्प्रे करना है। अगर आप इसकी 20 लीटर ऐसे छानोगे तो नहीं छान पाओगे, आप 10 दिन लगे रहना, छनेगा ही नहीं, क्योंकि मार्किन के कपड़े से कैसे छनने वाला है। तो सीधा सीधा छानने के गलत में पड़ना ही नहीं। 20 लीटर ले ही निकाली, संजीवनी निकाली, एक ड्रम में 80 लीटर पानी मिलाया, खूब तेज़ी के साथ हिला दिया। संजीवनी में जो भी ताकत थी वो 80 लीटर पानी में घुल गई, नीचे की चीज़ें नीचे बैठ गई, ऊपर के मटेरियल को निथार करके हल्का सा छाने के छन गया, स्प्रे कर दिया। इसमें क्या करना है, इसकी रखने की कैपेसिटी, इसकी कितने भी दिन रखा रहे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, लेकिन जब 2, 3, 4 महीने बीत जाए तो आपको इसमें थोड़ा सा गुड़ और डालना है, क्योंकि गुड़ के अट्रैक्शन से माइक्रोब्स आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, गुड़ की पावर खत्म हो चुकी है। थोड़ा सा गुड़ और डाल दें, बंद करके रखना है खुला। अब आइए इसमें, ये क्या है, जीवामृत का ड्रम है 200 लीटर का। अभी क्या बताया जाता है कि अभी जो बताया जाता है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कि मिट्टी लाइए, थोड़ा सा चूना लाइए, गाय का गोबर लाइए, गाय का पेशाब लाइए, डाल दीजिए और 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद बन जाएगा। यार कल्पना करो, हमने क्या 100 ग्राम जीवाणु थे, 100 ग्राम जीवाणुओं को 200 लीटर पानी में कन्वर्ट होने में एक गुड्डे गुड़िया का खेल है। 24 घंटा, 48 घंटा टाइम लगता है। तो मिट्टी में जिस हिसाब से हमारे माइक्रोब्स आए थे, उसी के अनुरूप ये क्वांटिटी, मिट्टी की क्वांटिटी कितनी है, जैसे 2 किलो मिट्टी लाएंगे
तो ये हो सकता है कि 3 महीने बने। अब मेरे कई सारे किसान 10 किलो मिट्टी ले आए, एक किसान अभी परसों 15 किलो मिट्टी ले आए और 7 दिन के बाद वो हमको फोटो दिखा रहा, बाप रे बाप क्या गजब चीज़ बन गई केवल 7 दिन में। हमने कहा भाई तेरी मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो मिट्टी में जीवाणु ज़्यादा है तो जल्दी से मल्टीप्लाई हुए। अब मेरा विज्ञान फेल हो गया ना, मैं कहता 3 महीने बनेगा, उसने मिट्टी डाल दी साले को 40 किलो, तो क्यों नहीं बनेगा जल्दी। तो इसमें कोई साइंस नहीं है कि मेरी, आप अपना दिमाग लगाइए, ज़्यादा मिट्टी जल्दी बनेगा, और ज़्यादा मिट्टी डाल दी जीवाणु नहीं हुए उसमें तो भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये जब बन जाएगा 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना में, तो फिर क्या करते हैं, इससे हम बना लेंगे घन जीवामृत। देखिए कई लोग कहते हैं बाजार में, मतलब ऐसी बातें हैं कि ये पहले घन जीवामृत, पहले बीजामृत के माध्यम से डालिए, फिर घन जीवामृत के माध्यम से डालिए, फिर इसको सिंचाई के नाली के साथ पानी में बहाते रहिए, जितनी बार सिंचाई करिए उतनी बार 200 लीटर बहाइए। यार ये पॉसिबल है? किसान रहता है घर गांव में, गांव से 1.5 किलोमीटर दूर उसका घर है, वहाँ अगर ये ड्रम जीवामृत के बना के 4 रखेगा, 4 एकड़ ज़मीन है तो 4 रखेगा ना, क्योंकि 1 एकड़ में 200 लीटर चाहिए। रात को कोई चोर आएगा, ड्रम को धक्का मारेगा, जीवामृत फैलाएगा, ड्रम उठा के लेके भाग जाएगा। और अगर आप घर में रखते हो तो बताओ आप 800 लीटर जीवामृत खेत तक कैसे ले जाओगे? कोई हमको बताए व्यवहारिकता है? नो। मैं क्या कहता हूँ कि जीवाणु को एक बार, ऑब्जेक्ट क्या था, हमारे खेत में जीवाणु नहीं है, मैंने जंगल से लाया, यहाँ प्रोपोगेट किया, जीवाणु खेत में पहुँचाने हैं। पहुँचाने की मेरी सरल टेक्निक क्या है, 20 लीटर इससे जीवामृत निकाला, 100 kg गोबर में, सूखे हुए गोबर में मिलाया, खेत की जुताई, जब खेत में नमी है मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, खेत की इमीडिएट जुताई कर दी, जीवाणुओं का इनोकुलेशन हो गया। अब हो गया माने हो गया। अब ये दोबारा क्यों डालना, पानी के साथ क्यों बहाना, इसको स्प्रे क्यों करना? क्योंकि यहाँ पर अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं। अनएरोबिक माइक्रोब्स का पौधे के ऊपर कोई रोल नहीं है, इसका रोल केवल था कि जमीन के नीचे जाएगा और ये सरफेस पर भी नहीं रहेगा, ये जमीन की निचली सतह पर 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 9 इंच, 12 इंच, जहाँ तक इसका मूवमेंट होगा वहाँ तक जाएगा। और क्या करेगा, जमीन में बहुत सारे फंक्शन करता है। फंक्शन नंबर 1 कि पड़े हुए जैव अवशिष्ट को डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट करेगा। नंबर 1, जमीन के अंदर जो निगेटिव पैथोजन हैं, जो फसलों में काजल आर्गिन जिनकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं, अगर ऐसा कोई पैथोजन पड़ा है तो उसको नियंत्रित करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। नंबर 2, और बहुत सारे प्रकार के फंक्शन इसके हैं, जिसके बाद हम कहते हैं कि बाप रे बाप, धरती माता इतनी बलवान है, इतनी सज गई, और इसकी माया देखना। तो मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ, मुझको ये ज्ञान प्राप्त हुआ जंगल से, और ना विश्वास हो इसकी माया देखनी तो जंगल में जाके देख लो। ना किसी वनस्पति को पानी देना है, ना किसी वनस्पति को खाद डालनी है, ना किसी वनस्पति में कोई बीमारी लगती है, ना किसी वनस्पति को कोई कीड़ा खाता है, सारा जंगल हरा भरा है। तो ये अनएरोबिक जीवामृत माने अनएरोबिक माइक्रोब्स का डेवलपमेंट करके ज़मीन में पहुंचाना, और संजीवनी का मतलब एरोबिक माइक्रोब्स को पैदा करना। एरोबिक ये जो संजीवनी है, ये इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, बीमारी को खेत में ना आने देने के लिए। लेकिन ये कदापि मत सोचना कि जब इंसेक्ट ज़बरदस्त तरीके से खेत में घुस चुका है, लग चुका है, अब आप सोचें कि संजीवनी डाल के मार दोगे तो मारने वाला इसमें कोई गुण नहीं है। इसकी क्वालिटी केवल इतनी है कि पत्ती के टेस्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, जो इंसेक्ट को अच्छा नहीं लगेगा, और वो आपके खेत में नहीं आएगा, अपना माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है ना, ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा। और ये सही, ये क्या कर रहा है जीवामृत, सॉइल की वैल्यू को इन्हेंस कर रहा है, वहाँ ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में अपना रोल प्ले कर रहा है। सॉइल में जो नेगेटिव पैथोजन थे उनको ये कंट्रोल कर रहा है। और अल्टीमेटली सॉइल जो होती है, जैसे हम कितना जानते हैं सॉइल के बारे में, केवल इतने जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, बट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अगर अंदर घुसेंगे ना तो फिर मेरी हैसियत नहीं है।
क्योंकि कुदरत की माया को, सूक्ष्म जगत की माया को केवल नेचर जानती है। हम तो एक हाइपोथेटिकल तरीके से एज्यूम करते हैं ऐसा होता होगा, और जो करके देखा ऐसा होता है, इतनी सी बात है। ठीक है ना।